असदुद्दीन ओवैसी का बीएमसी में शानदार प्रदर्शन से अब टेंशन हो चुका है। कांग्रेस के मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा बखेड़ा, आइए उस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी के प्रदर्शन से यूपी में टेंशन है और टेंशन उन दलों में है जिनकी दावेदारी मुस्लिम वोटों पर मानी जाती है। इनमें कांग्रेस का भी हाल यही है। हालांकि कारण सीधे ओवैसी को नहीं बताया जा रहा, लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं में एक अजीब सी बेचैनी देखी जा रही है। यूपी चुनाव के पहले कुछ बड़े नाम तो पार्टी छोड़कर भागने भी लगे हैं। उत्तर प्रदेश से पार्टी के कद्दावर मुस्लिम फेस नसीबुद्दीन सिद्दीकी इस्तीफा दे चुके हैं अभी एक दिन पहले ही। तो वहीं बिहार चुनाव के बाद शकील अहमद, जो कि बड़े नेता रहे, उन्होंने भी चुनावों में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। उससे पहले कर्नाटक से रोशन बेग, एक और बड़े नाम, वो पार्टी छोड़कर चले गए। जम्मू कश्मीर के दिग्गज कांग्रेसी रहे गुलाम नबी आजाद, जो कि रिप्रेजेंट करते रहे पार्टी को संसद के भीतर, वो पार्टी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। ये सब बड़े नाम हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और आज की तारीख में कांग्रेस के लिए पूर्व नेता बन चुके हैं। नसीबुद्दीन सिद्दीकी की गिनती यूपी के टॉप 5 मुस्लिम नेताओं के तौर पर होती है। बीएसपी छोड़कर 2018 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था, लेकिन अब जब कांग्रेस 27 साल की तैयारियों में जुटी हुई तो अचानक नसीबुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस से इस्तीफा अकारण नहीं है। जवाब कांग्रेस के ही नेता अब दे रहे हैं। राशिद अल्वी वो बात साफगोई से कर रहे हैं जो कांग्रेस में रहते शायद ही कोई कांग्रेसी बोल पाता। राशिद अल्वी ने एक तरह से आला कमान को चेतावनी दे दी है कि अगर पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को तवज्जो नहीं दी गई तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का उभार होता रहेगा। राशिद अल्वी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में मुस्लिम लीडरशिप हाशिए पर है। इसमें क्या सच्चाई है, इसको आप कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट inc.in पर जाकर समझ सकते हैं। हमने भी वही से रिसर्च इकट्ठा किया है। पार्टी की जो नीति निर्धारण करने वाली सबसे बड़ी कमेटी है, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तौर पर जाना जाता है, इसमें कुल 36 सदस्य होते हैं। इनमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या मात्र 4 है, यानी महज 11%, जबकि देश में 18 से 19% मुसलमान माने जाते हैं। यहां पर भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम तबके का नहीं दिखाई देता। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में ना विपक्ष का नेता कोई मुस्लिम को बनाया गया, ना मुख्य सचेतक यानी कि चीफ व्हिप कोई मुस्लिम सांसद को बनाया गया। यह भी दिखाता है कि मुस्लिमों को कोई अहम पद पार्टी में नहीं दिया गया है। मुसलमानों के वोट तो चाहिए पर पद नहीं, यही इल्जाम ओवैसी लगाते हैं। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की बात अब मैं करता हूं, वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं चीजों को। उनकी पार्टी AIMIM ने बीएमसी में जीती 7 मुस्लिम पार्षदों की जगह 8वें पार्षद, जो कि मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, विजय तातोबा उबाले को अपनी पार्टी का ग्रुप लीडर बना दिया है। यानी 7 मुस्लिम है, उनको नहीं बनाया। जो गैर मुस्लिम एकमात्र जीता, उसको ओवैसी ने अपना ग्रुप लीडर बना दिया। ये बड़ी बात है। ये दिखाता है कि ओवैसी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत अलग अलग नगर पालिकाओं में AIMIM के 6 गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। वहीं पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में MIM ने 25 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 2 गैर मुस्लिम थे। हालांकि अलग बात है कि दोनों चुनाव हार गए, पर उन्होंने गैर मुसलमानों को भी टिकट दिया। यह इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे में बीएमसी में गैर मुस्लिम को MIM का नेता बनाकर ओवैसी ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, केवल मुसलमानों की वो पार्टी नहीं बन रहे हैं। जाहिर है टारगेट उनका यूपी में है, बंगाल में है, जहां जातियों में बटे समाज को साधने में ओवैसी का ये सिंबॉलिक मूव बड़ी चुनावी स्ट्रेटेजी हो सकता है। यूपी में ओवैसी को लेकर परेशानी सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं है। समाजवादी पार्टी तो ओवैसी को लेकर 2 तरह से सुनाई दे चुके हैं। चक्रव्यूह में हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाया था कि कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने MIM को पार्टी में अपने साथ शामिल करने का ऑफर देने की बात कर दी थी। हालांकि बाद में पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव ने इस ऑफर को खारिज भी किया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता 20% के करीब है। 143 सीटों पर इनका असर माना जाता है। 20% कुल है और 143 सीटों पर मुस्लिम असरदार है। इनमें 70 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम आबादी 30% तक है, जबकि 73 सीटों पर 30% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसी बल पर तो ओवैसी की पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में अब 30 सीटें 2027 के विधानसभा चुनाव में जीतने का हुंकार भर रहे हैं। अगर यूपी की 403 सीटों में से 30 सीटें MIM की झोली में चली गई तो ये तय मानिए कि 27 का सत्ताधीश बनने का अखिलेश यादव का सपना चकनाचूर हो जाएगा।
जैसा बिहार में तेजस्वी यादव और महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ हुआ। कभी एमआईएम हैदराबाद के पुराने शहर तक ही सीमित एक छोटी सी पार्टी थी, लेकिन पार्टी अब अपने पारंपरिक आधार से आगे बढ़कर कई राज्यों में अल्पसंख्यक केंद्रित राजनीति शक्ति के तौर पर उभर रही है। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में इसके हालिया प्रदर्शन ने सबको चौंकाया है। महाराष्ट्र में एमआईएम के 126 पार्षद इस बार चुनाव जीतकर आए। ये शरद पवार की एनसीपी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। बीएमसी में तो ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटें एनसीपी के दोनों गुटों की कुल 4 सीटों से ज्यादा जीती। वहीं शिवसेना यूबीटी से लगभग 30 सीटें वो पीछे है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल सीट भी हासिल इस पार्टी ने की थी, जिससे अल्पसंख्यक बहुल शहरी इलाकों पर उसका ध्यान केंद्रित करने की स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई। यानी मुस्लिम सीटों पर एमआईएम की लोकप्रियता अक्रॉस इंडिया धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एमआईएम लेकर एक मुसलमान का रुख क्या है, यह भी जानना जरूरी है। वो समाज क्या सोचता है। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने मुंबई के जोगेश्वरी में कुछ मुस्लिम महिलाओं से असदुद्दीन ओवैसी की सियासत पर बातचीत की। आप जरूर सुनिए। पतंग लहराने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ओवैसी साहब एक बैरिस्टर है और लोगों के हक की बात करते हैं। उनको पता है लोगों के लिए कैसे बात करना है। वो हमारे सबके लिए बात करते हैं और इक्वल बात करते हैं। वो कोई ऐसा राजनीति नहीं करते किसी एक धर्म को लेकर। उनकी राजनीति पसंद आती है। बिल्कुल वो सब धर्म को वो करते हैं, कुछ भड़काऊ भाषण नहीं करते हैं, हक की बात बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं। तो एक्चुअली हमने सारी पार्टियों को मौका दिया, सभी को देख चुके हैं कौन किसके बारे में कितना बोलता है। अब ये एमआईएम पार्टी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत उरूज पे है पूरे महाराष्ट्र में, तो हमने सोचा अभी ये पार्टी का साथ देते हैं। देखिए ये सबको लेके चलेगी, क्योंकि सबका विकास चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बट करते नहीं है। वो हर एक धर्म की वो के लिए काम करते, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, हर किसी को एक सम्मान देते हैं। और पार्लियामेंट में भी जो आवाज उठाते वो सबके लिए आवाज उठाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी जाति बिरादरी के लिए वो करते हैं। तो सुना आपने जिस तरह मुस्लिमों के बीच इन दिनों एमआईएम और हैदराबाद वाले भाईजान का क्रेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर यूपी में भी यही पैटर्न दिखा तो निश्चित ही ये अखिलेश यादव की टेंशन को बढ़ा सकता है। इससे पहले यूपी के 2022 के विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था, जहां एमआईएम ने चुनिंदा रूप से चुनाव लड़ा। बिजनौर और मुरादाबाद नगर समेत कम से कम 7 सीटों में एमआईएम का वोट शेयर बीजेपी की समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन पर जीत के अंतर से ज्यादा था। जाहिर है इन सीटों पर एमआईएम भले ही ना जीत सकी हो, लेकिन अखिलेश यादव की साइकिल को पतंग के डोर ने चुनावी रेस में फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। ऐसे में अब जब ओवैसी की पार्टी बड़ी तैयारी के साथ यूपी की चुनावी जंग में उतरने वाली है, तो बीजेपी समेत बीजेपी के विरोधी इसे किस तरीके से देखते हैं, ये भी जरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश बहुत उपजाऊ और उर्वरा भूमि है। ये रामकृष्ण की धरती है। यहाँ डुप्लीकेट माल नहीं बिकता है। और ऐसा तो नहीं है कि ओवैसी जी पहले नहीं अपना भाग्य आजमाए हैं, पहले भी आजमाए हैं और मुंह की खाए हैं। यहाँ तो जो सर्वहित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, सबके लिए कार्य करेगा, मोदी जी और योगी जी की तरह योजनाओं को ले आकर प्रदेश का विकास करेगा, जनता उसको अपना आशीर्वाद बरसाएगी। बीजेपी के लिए बहुत बेहतर तरीके से रेड कॉर्पेट, वो भी सत्ता की रेड कॉर्पेट बिछाने का काम एआईएम की पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ओवैसी आए या कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी को हटाने का, और उसका विकल्प इंडिया